हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था बल्ब एंड सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। पावर लॉस किस तरीके से होता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हीटर कॉइल, फ्यूज वायर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर वगैरह समझेंगे। आप कह सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ये सारे। बल्ब भी इंस्ट्रूमेंट है एक तरह का। तो देखिए हीटर कॉइल, तो हीटर कॉइल इज नथिंग बट अ प्योर रेसिस्टेंस। पहली बात ये आपने दिमाग में डाल लीजिए, जिस तरीके से आपने पढ़ा था बल्ब इज अ प्योर रेसिस्टेंस, हीटर कॉइल इज ऑल्सो प्योर रेसिस्टेंस। अ हीटर कॉइल इज यूज देन इट टेक्स T1 टाइम टू बॉयल द वाटर। एक हीटर कॉइल को जब मैंने यूज किया तो T1 टाइम ले रहा है वाटर को बॉयल करने में। देखो ये इस तरह का कुछ हीटर कॉइल होता है। अरे ठंडे के टाइम में पानी गर्म करके जब नहाते हो तो वही हीटर कॉइल ये होता है। ये उसे कहाँ पे कनेक्ट करते हो? तो उसके वायर को लेके प्लग में कनेक्ट करते हो। मतलब आप इसको V पोटेंशियल डिफरेंस जो घर में सप्लाई हो रहा है वो देते हो। और ये है क्या? एक रेसिस्टेंस है। इसको क्या करते हैं? इसको अगर पानी में अपन डाल देते हैं तो पानी में डाल देता है तो कुछ H अमाउंट ऑफ वाटर को ये बॉयल कर देता है। तो किस लॉ के अकॉर्डिंग बॉयल करेगा? ये हीट प्रोड्यूस करेगा। और हीट का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू सप्लाई। देखो V डायरेक्ट दिया तो सिंपल लिखो V स्क्वायर बटा R, ये रेजिस्टेंस R1 मान लो क्योंकि फर्स्ट हीटर कॉइल है, इनटू टाइम T1। कितना टाइम लेता है साहब? T1। व्हेन सेकेंड हीटर कॉइल इज यूज, इसी तरीके से दूसरा हीटर कॉइल जब मैं यूज करता हूं तो वो टाइम T2 लेता है उतने ही वाटर को बॉयल करने में, है ना, सेम अमाउंट ऑफ वाटर को बॉयल करने में। तो इसी अमाउंट ऑफ वाटर को बॉयल करने के लिए हीट H चाहिए। तो ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट V स्क्वायर बटा R2 इंटू T2 के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होगा। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। Then find time required to boil same amount of water when they are used in a series। अगर आपने दो हीटर कॉइल मार्केट से लाया और दोनों हीटर कॉइल को सीरीज में कनेक्ट करके यूज कर रहे हैं ताकि पानी जल्दी गर्म हो जाए, तो आपने क्या किया? एक हीटर कॉइल लिया और एक हीटर कॉइल का जो दूसरा एंड था, दूसरा एंड जो होगा ना वायर का दूसरा एंड, हीटर कॉइल का दूसरा एंड, वो सेकेंड हीटर कॉइल के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर दिया और फिर आपने इसको सप्लाई में कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल फी दे दिया। ये रेजिस्टेंस होगा R1, ये रेजिस्टेंस होगा R2। एक बात कॉमन है कि नेट वोल्टेज का सप्लाई यहां भी V था और घर में यूज करोगे तो नेट वोल्टेज का सप्लाई यहां भी V होगा। ये कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड टू एंड कनेक्शन। तो यहां पे कुछ टाइम लग रहा है साहब T। तो क्या करेंगे आप? इक्वेशन लिखेंगे। सेम अमाउंट ऑफ वाटर को बॉयल करने के लिए हीट तो H ही चाहिए, तो आप लिखेंगे H इज इक्वल टू V स्क्वायर बटा R इक्वलेंट। R इक्वलेंट इज R1 प्लस R2 इंटू टाइम सम T। ये इक्वेशन बनेगा। और आप जानते हैं इस हीटर कॉइल का जो रेसिस्टेंस है, देखो सीरीज इंडिविजुअल कॉइल अलग अलग कनेक्टेड था और यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर दिया। क्या इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पहले जितना था उतना ही होगा क्या? नहीं, एक कॉइल के लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप था वहां पे V, यहाँ पे एक कॉइल के लॉन्ग होगा कुछ V से कम होगा क्योंकि रेसिस्टेंस तो आपको नहीं पता इसका। तो क्या चीज कॉमन रह जाएगा? तो हीटर कॉइल कॉमन है, मतलब एक हीटर कॉइल जो यहाँ पे था वही ये है, तो इसका रेसिस्टेंस इसके साथ जाएगा। इसमें फ्लो होने वाला करंट, इससे प्रोड्यूस होने वाला हीट, टाइम टेकन या पोटेंशियल ड्रॉप कॉमन नहीं होगा। एक हीटर कॉइल जो यहाँ पे है और यहाँ पे, बट ये जो रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा था एक हीटर कॉइल, वो तो ये सेम रहेगा। तो R1 की वैल्यू आप इस इक्वेशन से उठा के रखें। तो R1 की वैल्यू आप जब यहाँ उठा के रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा H इज इक्वल टू V स्क्वायर बटा R1, बोलो क्या होगा? R1 होगा V स्क्वायर, यहाँ पे R1 रख दो, V स्क्वायर बटा H इंटू T1। क्या होगा बेटा? V स्क्वायर बटा H इंटू T1 प्लस दूसरा R2 क्या होगा? V स्क्वायर बटा H इंटू T2। ध्यान दे ये V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और H कॉमन है, जब ऊपर जाएगा तो H से भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये T पहले से था, देखो ये V स्क्वायर R1 R2 की वैल्यू रखी, ये T है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो T1 प्लस T2 बस यही तो बचा, T1 प्लस T2 इसको यहाँ ले जाइए तो T इज इक्वल टू आएगा साहब T1 प्लस T2। मतलब पहला हीटर कॉइल अगर टाइम ले रहा था 4 मिनट लेट से और दूसरा हीटर कॉइल टाइम ले रहा था 2 मिनट, तो टोटल टाइम अब कितना लगेगा? 6 मिनट। ज़्यादा टाइम बढ़ गया। एक हीटर कॉइल कम, देखो अगर हीटर कॉइल आइडेंटिकल है 4-4 मिनट में पानी गर्म करता है, दोनों हीटर कॉइल को सीरीज में जोड़ दोगे 4 + 4 8 मिनट में पानी गर्म करेगा, तो फिर लगाने का फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। एक हीटर कॉइल के लॉन्ग पोटेंशियल था यहाँ पे V, तो हीट H प्रोड्यूस हो रहा था। यहाँ पे एक आइडेंटिकल अगर हीटर कॉइल है दोनों, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा V/2, तो इसका हीट प्रोड्यूस 1/4 कम हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है। इसीलिए पावर ड्रॉप जो होगा वो डिक्रीज होगा ड्यू टू पोटेंशियल डिवाइड।
ड्यू टू पोटेंशियल डिवीजन हीट डिक्रीजेज, हेंस टाइम विल इंक्रीज, टाइम विल इंक्रीज। 1/4 हो गया साहब, 1/4 यहाँ पे हीट प्रोड्यूस कर पा रही है अपने से। आइडेंटिकल अगर दोनों होगा तो इसके कंपेयर में 1/4, ये 1/4 ये 1/4, तो टाइम क्या हो गया यहाँ पे 1/4 मतलब हाफ, तो टाइम हो जाएगा डबल। देखो टाइम डबल हो गया अगर आइडेंटिकल है तो, टी 2t हो जाएगा। सीरीज कोई कॉम्बिनेशन थोड़ी ना होता है यार। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन असल कॉम्बिनेशन देखो, एक हीट तुमने ऐसे लगाया, सॉरी एक हीटर कॉइल ऐसे लगाया और दूसरा हीटर कॉइल भी ऐसे ही लगा रहे हो, मतलब दोनों के क्रॉस पोटेंशियल क्या दे रहे हो आप, भी दे रहे हो। अगर ये टाइम T1 में पानी गर्म करता है, ये टाइम T2 लेता है, तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दोगे तो टाइम क्या लेगा। तो ढंग से देखना, ये क्वेश्चन तो इंडिविजुअल हीटर कॉइल के लिए है ही, पैरेलल में जोड़ा तो H = V² T बटा R इक्विवेलेंट मतलब 1/R इक्विवेलेंट, बटा R इक्विवेलेंट मतलब 1/R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट क्या होगा 1/R1 + 1/R2। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट हटा के आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 1/R1 + 1/R2। और बताइए R1 R2 की वैल्यू तो R1 क्या है आपका, देखिए यहाँ पे 1/R1 क्या होगा H/T1 बटा V²। देखो 1/R1 रहने दो तो H बटा V² बटा T1, V² T1 नीचे आ जाएगा, H बटा V² T1 क्या होगा बताओ, H = V² T, बताओ क्या होगा H बटा V² इंटू बटा T1 प्लस H बटा V² इंटू T2, ये इक्वेशन बनेगा। अरे R1 R2 की वैल्यू रख दी। ये इंडिविजुअल कॉइल जब यूज़ कर रहे थे तब इंडिविजुअल का कॉइल यूज़ किया, जब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज़ किया तो एक ही चीज़ कॉमन रह जाएगा हीटर कॉइल का, वो है उसका रेसिस्टेंस। ठीक है भाई, तो देखो V² कॉमन निकले कैंसिल, H कॉमन निकल के कैंसिल, ये T को यहाँ ले आओ तो 1/T = होगा 1/T1 + 1/T2। पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा है मतलब टाइम मिनिमम टाइम से भी कम लगेगा। मान लो ये 2 सेकेंड ये 4 सेकेंड, तो नेट टाइम 2 सेकेंड से भी कम होगा। देखो यहाँ पे सेम पोटेंशियल है, तो ये जितना हीट पहले कर रहा था उतना ही करेगा, ये जितना हीट पर सेकेंड कर रहा था उतना ही करेगा, दोनों को सेम पोटेंशियल मिल रहा है ना, इसलिए टाइम क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ हीटर कॉइल है। टाइम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ हीटर कॉइल, टाइम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ हीटर कॉइल, और ये है बेटा टाइम इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ हीटर कॉइल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ हीटर कॉइल। क्लियर है ये, स्क्रीन पॉज करके बेटा लिख लीजिए, फटाफट स्क्रीन पॉज करके लिखिए, कोई खास बात नहीं है, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। चलिए, तो हीटर कॉइल अपने को समझ आ गया। जिस तरीके से बल्ब इज अ प्योर रेसिस्टेंस, हीटर कॉइल इज ऑल्सो प्योर रेसिस्टेंस। अब हीटर कॉइल का वर्किंग क्या है, हीटर कॉइल से जब करंट फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस करता है, और उस हीट को अपन वाटर को बॉयल करने में यूज करते हैं। वाटर को क्या करते हैं, बॉयल करने में यूज करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक हीटर कॉइल लेता है T1 टाइम, दूसरा हीटर कॉइल लेता है T2 टाइम, दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना टाइम लेगा, T1 + T2, क्योंकि पोटेंशियल डिवाइड होगा तो पावर लॉस, हीट लॉस कम होगा, इसलिए टाइम बढ़ जाएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो टाइम क्या होगा, 1/T = 1/T1 + 1/T2। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। 100 ग्राम वाटर इज एट 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे वाटर मिसिंग है, 100 ग्राम वाटर इज एट 20 डिग्री सेल्सियस। कितना वाटर है, 100 ग्राम, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। फाइंड टाइम टेकन टू बॉयल वाटर विद द हेल्प ऑफ रेसिस्टर ऑफ 500 ओम। कितने ओम का रेसिस्टर है, 500 ओम का रेसिस्टर है, विद अप्लाइड वोल्टेज V = 200 वोल्ट। तो कितना टाइम लगेगा इसको गर्म करने में, ठीक है ना। टाइम टेकन टू बॉयल, टाइम पूछा तो सुनिए, हीट लॉस = भी पढ़ा आपने V² R × T, ये लिखेंगे इक्वेशन। I² क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज गिवन है डायरेक्ट, मुझे क्या गिवन है, मुझे अप्लाइड वोल्टेज गिवन है, राइट। अब सुनना, जो हीट प्रोड्यूस होगा वो वाटर को किस तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएगा। बॉयल करने का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना, तो हीट = होता है MS ∆T = V² R × T। तो T यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, M बताइए कितना है, 100 ग्राम, तो इसको ग्राम में रखिए, ऐसा यूनिट में रखिए। स्पेसिफिक हीट 1 और टेम्परेचर 20 से 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे बॉयल करने के लिए, सिंपल है। तो ये होगा तुम्हारा 80, है ना, 100 - 20, अरे ∆T = V बोलो 200 का होल स्क्वायर बटा रेसिस्टेंस बोलो 500 × T। इसको तो अपन ने SI यूनिट में रख दिया, और इसको आपको नहीं लग रहा आपने CGS यूनिट में रख दिया, लेकिन दोनों तरफ यूनिट सेम होना चाहिए। हाँ बेटा,
100 ग्राम, और ये भी 1 ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है, ये स्पेसिफिकेट यहाँ पे। तो ढंग से देखिए ये सॉल्व करें कितना आएगा बताइए, 0 0 0 3 0, तो 8 0 0 0, ये कैलोरी में आ गया, हीट है ना, ms डेल्टा टी कैलोरी में आ गया। और 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल। तो इसको ऐसा यूनिट में चेंज कर देंगे, 4.2 से मल्टीप्लाई करके, इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 200 बटा 500 इंटू टी। तो 00 से 00 कैंसिल होगा, और यहाँ देखें तो ये 00 से ये 00 कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। तो 2 2 क्या होगा 4 4, और ये है 8, तो क्या होगा कैंसिल, 80 और 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा 20। तो t इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ये 2 से कैंसिल करूंगा तो 40 20, तो ये 20 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 5 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये आपका सेकेंड में आ गया आंसर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 20 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा 100, तो 100 मल्टीप्लाई 4.2, 4.2 मल्टीप्लाई 100 मतलब कितना सेकेंड हो जाएगा 420 सेकेंड्स, राइट। कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लीजिए, यहाँ पे ये 00 से ये 00 कैंसिल हुआ, ये 00 से ये 00 कैंसिल हुआ, बिल्कुल सही है। 3 0 होगा डबल, ठीक है ठीक है ठीक है। 2 से 40, फिर 2 से कैंसिल होगा 20, फिर 20 हो गया, ये 4.2 हो गया, सही है। और 5 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये समय आ गया। तो इस तरह के सवाल कुछ पूछते हैं तो खास लॉजिक नहीं है, h इक्वल टू ms डेल्टा टी होगा। h इज इक्वल टू क्या होगा ms डेल्टा टी। स्क्रीन पॉज करिए। नेक्स्ट इज फ्यूज वायर। फ्यूज वायर क्या होता है? फ्यूज वायर को हम लोग हाउस होल्ड सर्किट में यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम ओवर करंट। ओवर करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, ओवर वोल्टेज से नहीं, ओवर करंट से। ओवर करंट से प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है वो देखिए। हाउस होल्ड में जो आप टीवी, बल्ब, आयरन, फ्रिज, कूलर जो भी आप यूज करते हो, क्या सबको पैरेलल में यूज करते हो? अगर आपने यहां पे स्विच ऑन करी, बल्ब जल गया, स्विच ऑन करा, आयरन जल गया, अब आयरन भी चल रहा है, बल्ब भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, और साथ में तुमने एक कूलर भी ऑन कर दिया। तो जब कूलर ऑन करा आपने, एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट ऐड करा, तो सारे पैरेलल में कनेक्ट हो रहे हैं। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? रेसिस्टेंस। एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होने से आर इक्विवेलेंट क्या होगा सर्किट का? कम। अब जैसे ही तुम्हारा आर इक्विवेलेंट कम हुआ तो करंट नेट जो बढ़ेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब मेरी बात समझिएगा, हाउस होल्ड में अगर ज्यादा इंस्ट्रूमेंट को आप ऑन करते चले जाते हो, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट लगाओगे तो नेट आर इक्विवेलेंट सर्किट का क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और जैसे ही आर इक्विवेलेंट डिक्रीज हो जाएगा तो ध्यान दीजिए I इज इक्वल टू होता है V बाई आर इक्विवेलेंट। पोटेंशियल देखो पैरेलल में कांस्टेंट है, आर इक्विवेलेंट बढ़ेगा, आर इक्विवेलेंट कम होगा तो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और एक्स्ट्रा करंट अगर फ्लो कर गया तो ये वायर से तो है, एक्सेस करंट से ओवर हीटिंग होने की वजह से ये मेल्ट हो जाएगा, और हो सकता है एक्स्ट्रा करंट गया तो इंस्ट्रूमेंट को भी बर्न कर देगा। समझ में आई ये बात? तो इसलिए आप यहां पे एक फ्यूज वायर यूज करते हैं, और फ्यूज वायर पे रेटेड करंट होता है। इस फ्यूज वायर से मान लो सारे में करंट आ रहा है कुछ आई, तो इस फ्यूज वायर पे रेटेड है 5I करंट। तो आई 4 इंस्ट्रूमेंट तक आई 4I हुआ तो नेट यहाँ पे 4I आएगा, सब में आई दे देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो एक इंस्ट्रूमेंट तूने और लगा दिया तो भी सेफ है, एक इंस्ट्रूमेंट और लगा दिया। अब यहाँ पे ज्यादा करंट देना पड़ेगा, सेम पोटेंशियल सेम रेसिस्टेंस के लिए करंट ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन ये बर्न हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा करंट यूज करो तो पावर लॉस तो बढ़ ही रहा है ना, वोल्टेज सबके क्रॉस सेम है, पावर लॉस तो बढ़ ही रहा है, पावर सप्लाई बढ़ जाएगा, ये जो सोर्स है वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, कहीं से वायर मेल्ट हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट बर्न हो जाएगा, इस तरह की चीजें होने लगेगी। तो इससे बचने के लिए आप क्या करते हैं? यहाँ पे फ्यूज वायर कनेक्ट करते हैं। अब ये फ्यूज वायर किस चीज का बना होना चाहिए? तो लॉजिकली सोचिएगा, ये फ्यूज वायर मेल्ट होना चाहिए। तो ये मेल्ट मान लो किसी टेम्परेचर T पे ये मेल्ट हो रहा है, और उससे ज्यादा टेम्परेचर T0 पे अगर ये मेल्ट होगा तो पहले तरह टीवी जल जाएगा, बाद में फ्यूज वायर बंद होगा। तो इससे ज्यादा अच्छा क्या है? इससे ज्यादा अच्छा है कि फ्यूज वायर बर्न हो जाए, टीवी सुरक्षित रहे। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है टीवी के वायर्स के मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, ताकि फ्यूज वायर जल्दी मेल्ट हो जाए इसके कंपेयर में। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? लो, तभी तो जल्दी मेल्ट होगा। तो मस्ट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या लिखा है? मस्ट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है ये बात? देखिए, यूज टू प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम ओवर करंट। डिफरेंट फ्यूज वायर हैव अ डिफरेंट करंट रेटिंग। इसमें वोल्टेज रेटिंग नहीं होता, पावर रेटिंग नहीं होता। फ्यूज वायर का क्या रेटिंग होता है? करंट रेटिंग। इस
एक्स्ट्रा अमाउंट से ज़्यादा करंट जाएगा तो ये बर्न कर जाएगा। क्लियर है ये बात। फ्यूज वायर मेड अप ऑफ एलॉय, लेड एंड टीन। सवाल पूछते हैं कार्बन, टंगस्टन, लेड, टीन एलॉय से बना है, किस चीज़ से बना है? तो आप यूज़ करेंगे टीन और लेड एंड टीन एलॉय। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लो मेल्टिंग पॉइंट और रेसिस्टिविटी हाई। रेसिस्टिविटी हाई की क्यों ज़रूरत है? तो देखो ये मेल्ट करेगा कैसे? जब इसमें पावर ड्रॉप होगा, हीट लॉस होगा, और हीट लॉस क्या होता है? आई स्क्वायर, करंट तो जा रहा है आई स्क्वायर, आर रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा तभी तो हीट लॉस इसमें सिग्निफिकेंट हो पाएगा। अच्छा मान लो कि इसकी रेसिस्टिविटी बहुत कम है और ऐसे करंट आई आया, इसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पे हीट लॉस ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे हीट लॉस कम होगा। तब हीट लॉस ही कम होगा तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है वही अगर कम होगा, हीट लॉस ही कम हो रहा है क्योंकि उसकी रेसिस्टिविटी कम है, आई स्क्वायर आर टी होता है हीट लॉस। अगर हीट लॉस ही कम होगा तो उस हीट की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो मेल्ट हो ही नहीं पाएगा क्योंकि हीट लॉस कम हो रहा है। तो रेसिस्टिविटी क्या होना चाहिए? इसकी हाई होनी चाहिए। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? लो। एक पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहले ये मेल्ट होना चाहिए, बाद में ये मेल्ट होगा। नहीं तो तुम्हारा ये इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, टीवी पता चला बर्न हो गया, फ्यूज वायर बढ़िया है। तुम्हारे लिए क्या जरूरी है? फ्यूज वायर को बचाना या टीवी को बचाना? टीवी को बचाना। तो उसके कंपेयर में फ्यूज वायर की मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। मान लो ये 30 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है तो ये 40 डिग्री पे मेल्ट होगा। समझ में आया? 40 डिग्री से ज़्यादा जाने पे मेल्ट होगा, लेकिन ये 30 को क्रॉस ही नहीं कर सकता है। क्लियर है? लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेसिस्टिविटी। स्क्रीन पॉज करके ये पूरी चीज़ बना लीजिए, ठीक है ना। अब ये जो करंट रेटिंग है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? फ्यूज़ के किन किन पैरामीटर पर, लेंथ पे, रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है वो देखेंगे अपन। स्क्रीन पॉज करके इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए। अब देखिए, स्क्रीन पॉज करके लिख लिया आपने। अब देखिए फ्यूज वायर का जो डिफरेंट करंट रेटिंग है असल में किस चीज़ पे डिपेंड करता है उसको भी समझना जरूरी है। मान लीजिए अपन ने ये फ्यूज वायर बनाया, ये साहब ले लिया अपन ने फ्यूज वायर का लेंथ L और फ्यूज वायर का रेडियस R। यहाँ से करंट आया I। अब जो करंट जैसे यहाँ से फ्लो करेगा तो करंट आया मतलब क्या आई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी में रेडिएट होगा। कैसे? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से, आई स्क्वायर आर टी। ये हीट लॉस होएगा। और जो हीट लॉस आया, हीट लॉस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो हीट लॉस हुआ इस फ्यूज वायर में, वो जाएगा कहाँ और वो होगा कितना? तो इसके फ्लोइंग करंट आई, इसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं अपन कैपिटल आर, ये रेडियस है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। टी टाइम में इतना हीट लॉस होगा। ठीक है सर, आई स्क्वायर आर टी हो गया। अच्छा, ये हीट लॉस जो हुआ है उसके वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कितने सरफेस से रेडिएट होगा एनर्जी? क्योंकि मान लो अंदर में एनर्जी डेवलप हुआ, हीट जो एनर्जी डेवलप हुआ किस में कन्वर्ट होगा? टेम्परेचर बढ़ाएगा उसका। तो पर यूनिट एरिया से अगर H हीट रेडिएट कर रहा है तो इसके सरफेस एरिया पे रेट ऑफ हीटिंग और रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड करता है। रेट ऑफ हीटिंग और रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। देखो हीट डेवलप हुआ तो क्या हीट एक्स अमाउंट ऑफ हीट डेवलप हुआ है तो क्या हर ऑब्जेक्ट पे एक्स अमाउंट ऑफ हीट से सेम ही टेम्परेचर बढ़ेगा? ये थोड़ा थर्मल का कंसेप्ट है, थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट है। मान लो एक मैंने लिया ये मटेरियल, ये लिया, एक ये लिया, सब में एक्स अमाउंट ऑफ हीट डेवलप हुआ आई स्क्वायर आर टी। कि सब में सेम टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं। रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज़्यादा एरिया होगा रेट ऑफ हीटिंग उतना ज़्यादा होगा पर्टिकुलर हीट के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आप लिखेंगे H एरिया, इसका पर यूनिट एरिया में हीट रेडिएट हो रहा है H, तो कंप्लीट एरिया इसका क्या होगा? तो इसका सरफेस एरिया लेते हैं अपन असल में। ये एरिया तो नेग्लिजिबल है, इसका सरफेस एरिया कितना होगा? तो इसका सरफेस एरिया देखिए, इसका सरकमफ्रेंस 2πr और लेंथ L, ये सरफेस एरिया हुआ ना। अच्छा मान लो एक सिलेंडर का ये वाला एरिया सिग्निफिकेंट होगा कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा पूरा, ये वाला सरफेस एरिया। ये यहाँ से हीट ज़्यादा रेडिएट होगा, यहाँ से भी होगा, लेकिन इसके कंपेयर में ये जो सरफेस एरिया बनेगा यहाँ से यहाँ तक, उसके कंपेयर में ये एरिया नेग्लिजिबल है। तो ये वाला सरफेस एरिया लेंगे अपन। बताइए क्या होगा? 2πr × L। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे करंट का होल स्क्वायर, ये रेसिस्टेंस R, इसको लिखिए आप रो L बाई एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेसिस्टेंस कैसे लिखते हैं? रो रेसिस्टिविटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला पाई आर स्क्वायर। रेसिस्टेंस के लिए ये वाला एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल इज इक्वल टू H 2πr × L। अब यहाँ से देखिए L से L कैंसिल हो गया, तो एक रिलेशन यहाँ से निकल के आता है, करंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ अ फ्यूज वायर। ये क्या है? लेंथ ऑफ फ्यूज वायर। करंट का जो रेटिंग है वो लेंथ ऑफ अ फ्यूज वायर पे डिपेंड नहीं करता है। जो मैथमेटिकली मैंने यहाँ निकाल के दिया है, फिजिकली उससे सवाल कैसे पूछते हैं समझिएगा।
आपसे लिखा होगा एक करंट का रेटिंग है 5 एम्पियर और उसका लेंथ है L। अगर दूसरा ऐसा फ्यूज वायर जिसका लेंथ अपन ने डबल कर दिया तो उसका करंट का रेटिंग क्या होगा? करंट की जो कैपेसिटी है फ्लो करने की फ्यूज वायर से उसके लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करती। देखो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया। अरे जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसके वजह से रेट ऑफ हीटिंग जो होगा, ये रेट ऑफ हीटिंग प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ये रहा, एंड जो हीट प्रोड्यूस होगा वो होगा तो आई स्क्वायर आर इंटू टी। समझ में आया? एल कैंसिल हो गया। अब सर क्या, ये आर स्क्वायर है, ये सारे टर्म्स कांस्टेंट है, आर स्क्वायर इस आर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मतलब फ्यूज वायर से करंट फ्लो करने की कैपेसिटी होती है रेडियस टू दी पावर 3/2 पे डिपेंड करता है। इफ रेडियस बिकम्स डबल, इफ रेडियस ऑफ फ्यूज वायर बिकम्स डबल, अगर मैं फ्यूज वायर की रेडियस को डबल कर दूं साहब, फ्यूज वायर के रेडियस को क्या कर दूं? डबल कर दूं, तो करंट का रेटिंग कितना गुना हो जाएगा? देन रेटिंग ऑफ करंट विल बी, करंट की रेटिंग क्या हो जाएगा? तो रेटिंग ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस टू दी पावर 3/2। अगर आप रेडियस को क्या कर रहे हो, रेडियस ऑफ फ्यूज वायर बिकम्स डबल, रेडियस को डबल करा तो नया वाला करंट की रेटिंग होगा 2 का पावर 3/2, 2 का पावर 3/2। मतलब 2 का पावर पहले क्यूब सॉल्व करेंगे तो 8 का रूट होगा 2√2 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं रेडियस को डबल करता हूं तो करंट की रेटिंग फ्यूज वायर का 2√2 हो जाएगा। तो देखिए फ्यूज वायर, डिफरेंट फ्यूज वायर अगर आपने देखा होगा तो उसके डिफरेंट रेटिंग होती है करंट की। अगर मोटा फ्यूज वायर है उसमें करंट फ्लो कराने की कैपेसिटी ज़्यादा है, अगर एक पतला फ्यूज वायर है तो उसमें करंट फ्लो कराने की कैपेसिटी कम है। लेकिन लंबा फ्यूज वायर नहीं होता। ऐसा नहीं कि फ्यूज वायर का लेंथ बढ़ा देंगे तो करंट फ्लो कराने की कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी। करंट फ्लो कराने की कैपेसिटी कब बढ़ती है? जब सरफेस एरिया बढ़ता है। जब क्या बढ़ता है? सरफेस एरिया बढ़ता है। आपको ये बात समझ में आ गया? जितना ज़्यादा सरफेस होगा करंट फ्लो कराने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, रेडियस जितना ज़्यादा होगा करंट फ्लो कराने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। लेंथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेंथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हीट रेडिएशन जो होगा, रेट ऑफ हीटिंग सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, बट हीट जो प्रोड्यूस होता है, सॉरी लेंथ पे डिपेंड करता है, बट हीट जो प्रोड्यूस होता है वो भी लेंथ पे डिपेंड करता है। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया। क्लियर है ये बात? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए, अच्छे से स्क्रीन पॉज करिए, कॉपी कलम निकालिए, लिखिए, ढंग से लिखिए। चलो अब मेरी बात सुनो। अभी आपने क्या क्या पढ़ा है? मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाया मैंने हीटर कॉइल, एंड फिर मैंने समझाया आपको फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर में क्या क्या बातें आपको याद रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्यूज वायर किस लिए बनता है? फ्यूज वायर को हम यूज़ किस लिए करते हैं? सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम ओवर हीटिंग, पहली बात। दूसरी बात, किस चीज़ से बना होता है फ्यूज वायर? फ्यूज वायर बना होता है लेड एंड टीन एलॉय से। थर्ड बात, इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होनी चाहिए, रेसिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। एंड फिफ्थ वन, जो फ्यूज वायर में करंट की कैपेसिटी है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, फ्यूज वायर के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। एंड फ्यूज वायर का जो करंट की कैपेसिटी, करंट की रेटिंग है वो रेडियस टू दी पावर 3/2 के प्रोपोर्शन होता है। क्लियर है ये बात? याद रखिएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेसिस्टिविटी। क्लियर है? अब सुनिए, नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट और वोल्टेज मेजर करने के काम आता है। बट ये गैल्वेनोमीटर का वर्किंग जो है वो आपको मैग्नेटिक MEC में पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ना है। MEC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें पढ़ना है। तो इसके वर्किंग अपन नहीं पढ़ेंगे। मतलब इसका वर्किंग का मतलब है कि अंदर में ये काम कैसे करता है, अंदर में ये काम कैसे करता है। हमें बात करना है कि जब इसको सर्किट में लगाएंगे तो ये ऊपर रीडिंग कितना शो करेगा, है ना, उसके बारे में बात करना। बाहर से रीडिंग जो देगा ना उसके बारे में बात करना है, लेकिन अंदर में वो किस मैकेनिज्म से रीडिंग दे रहा है उसके बारे में बात नहीं करना। उसके बारे में कब बात करेंगे? तो वर्किंग बेस्ड ऑन टॉर्क ऑन अ लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। बताओ गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल इज टॉर्क ऑन अ लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो भी जानते ही नहीं यहाँ पे। तो गैल्वेनोमीटर का जो वर्किंग है किस पे डिपेंड करता है? टॉर्क पे, इन अ लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बट इसमें ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में गैल्वेनोमीटर का काम क्या है तो सुनिएगा ध्यान से। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट। किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा वो डिटेक्ट करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। कुछ ऐसा होता है गैल्वेनोमीटर, देखिएगा प्लीज। गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे रीडिंग होता है और ये एरो लगा होता है। अगर यहाँ से करंट 0 जा रहा है तो यहाँ पे कोई भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आगे की तरफ हो गया मतलब करंट आगे जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन पीछे हो गया मतलब ये एरो है, करंट 0 होगा तो सीधा रहेगा ये, और यहाँ पे रीडिंग लिखा हुआ है 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर।
तो एक करंट डिटेक्ट करता है, करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, और करंट अगर डिटेक्ट कर रहा है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर भी कर सकता है, कैन मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। सर वोल्टेज कैसे मेजर कर लेगा, तो मान लो यहां से जो करंट फ्लो करता है उसको अपन बोलते हैं IG, और इसका रेसिस्टेंस है G। रेसिस्टेंस क्या है, G इज द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेसिस्टेंस है इसका G, और करंट फ्लो कर रहा है IG, तो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, IG इंटू G। अरे G इज द रेसिस्टेंस एंड IG इज द करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। देखो करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज IG, ठीक है। लेकिन ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट क्यों मेजर करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट क्यों नहीं मेजर कर सकता, क्योंकि ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे मैक्सिमम करंट जो फ्लो कराने की कैपेसिटी है वह है इसकी 1 मिली एम्पियर। देखो मैक्सिमम करंट कैन फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 1 मिली एम्पियर। अब सर्किट में 1 मिली एम्पियर से तो ज्यादा करंट फ्लो कर सकता है, 2 एम्पियर कर सकता है। 2 एम्पियर इससे कितना गुना ज्यादा हो गया पता है, 2000 टाइम्स। 1 एम्पियर, हाफ एम्पियर भी इससे मिली एम्पियर से कई गुना ज्यादा है। तो गैल्वेनोमीटर का ड्रॉबैक ये है कि उसका जो रेंज है बड़ा स्मॉल है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, देखो मैक्सिमम करंट इन गैल्वेनोमीटर इज 1 मिली एम्पियर, मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट कहते हैं इसको, क्योंकि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट इसका IG है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन या इसको कहते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इसका नाम दूसरा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मतलब ये 1 एम्पियर मैक्सिमम करंट रीड कर सकता है, इससे ज्यादा करंट रीड करेगा तो बर्न हो जाएगा ये। मतलब गैल्वेनोमीटर को हम किस लिए यूज करते हैं, करंट को डिटेक्ट करने के लिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए। हाई करंट को अगर डिटेक्ट करने के लिए इसको लगा दिया तो ये खुद ही फूक जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा IG, जो मैक्सिमम करंट इससे फ्लो कर सकता है वो 1 एम्पियर है, मतलब इसका रेंज स्मॉल हुआ। दूसरी बात इसमें और क्या प्रॉब्लम है, तो गैल्वेनोमीटर में प्रॉब्लम ये है कि इसका रेंज स्मॉल है। ड्रॉबैक ऑफ गैल्वेनोमीटर, ड्रॉबैक ऑफ गैल्वेनोमीटर, range is very small, range is very small and produce error in reading, produce error in reading। ये एक तो ज़्यादा मेजर नहीं कर पाता, and produce error in reading due to its high resistance, due to its high resistance। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट बनाया है कि क्या बनाया भाई, इतना खराब इंस्ट्रूमेंट कौन बनाता है। तुम कह रहे हो कि इससे ज़्यादा मैं मेजर नहीं कर पाऊंगा, कितना 1 मिली एम्पियर, इससे कम करोगे तो मैं मेजर कर सकता हूं। मिली वोल्ट में पोटेंशियल भी मेजर करूंगा। देखो ये गैल्वेनोमीटर कुछ किसी में भी एडर में लिखोगे ओम या 3 ओम 5 ओम लिखोगे गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, IG तो मिली एम्पियर है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर कर सकता हूं मैं, ठीक है। और वो भी जो मेजर करते हो गलत करते हो। प्रोड्यूस एरर इन रीडिंग ड्यू टू इट्स हाई रेसिस्टेंस। इसकी जो G की वैल्यू है, रेसिस्टेंस जो है यहां पे लिखा है मैंने G, रेसिस्टेंस यहाँ लिखा है G, रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर वो हाई होता है, उसके वजह से ये एरर प्रोड्यूस कर देता है। तो फायदा क्या हुआ, फायदा बस इतना ही है कि मैग्नेटिक फील्ड के मैकेनिज्म से जो काम करता है उसमें डिफ्लेक्शन शो होता है, ये एडवांटेज है। लेकिन उस डिफ्लेक्शन का क्या फायदा कि हम उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ा एरर दे रहा है, और लार्ज रेंज के लिए यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। बताओ गैल्वेनोमीटर अच्छा इंस्ट्रूमेंट है कि बेकार, एकदम बेकार वाहियात इंस्ट्रूमेंट है। क्यों वाहियात है, समझ में आया क्यों वाहियात है, क्योंकि वो करंट डिटेक्ट करता है, ज़्यादा करंट मेजर नहीं कर पाता, ज़्यादा वोल्टेज मेजर नहीं कर पाता, जो करता है उसमें एरर भी आता है। तो 2 मेन ड्रॉबैक है इसके कि रेंज स्मॉल है एंड प्रोड्यूस एरर। अब कैसे एरर प्रोड्यूस करता है आपको फिजिकली मैथमेटिकली यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि असल में ये एरर प्रोड्यूस करता कैसे है। तो देखना बेटा, एक सर्किट लेते हैं अपन, एक सर्किट लिया, इसमें इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, बैटरी बनाया 10 वोल्ट का। बताओ इसमें करंट कितना फ्लो करेगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें अब जब करंट आप निकालेंगे I, तो करंट होगा आपका I इज इक्वल टू V/R, 10/2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ये तो आपकी ट्रू वैल्यू है, असल में इतना करंट फ्लो करना चाहिए। 5 एम्पियर तूने मेजर किया है या मैथमेटिकली निकाला है, मैथमेटिकली निकाला है, तुम्हें उम्मीद है कि इतना जाना चाहिए। आइडियल वायर्स है, वोल्टेज 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस 2 ओम, तो इतना 5 एम्पियर करंट जाना चाहिए। अब मेजर करके बताओ, तो क्या इसको पकड़ लेगा सर्किट को, हाथ से छू के मेजर करेगा क्या? इस करंट जो फ्लो कर रहा है उसको मेजर कैसे करोगे? उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अरे ये तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करा है, मेजर कितना करंट फ्लो कर रहा है इसको मेजर कैसे करोगे? इंस्ट्रूमेंट से। और वो इंस्ट्रूमेंट अभी तक तुम जानते हो गैल्वेनोमीटर है। अब तुमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर लगाया। अब गैल्वेनोमीटर को कैसे यूज करेंगे करंट मेजर करने के लिए? पैरेलल में लगाएंगे तो इसके बराबर वोल्टेज होगा। करंट तो पैरेलल में डिफरेंट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होता है, बट सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। तो आप क्या करोगे, इस 2 ओम के साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया।
इस गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस खुद है 3 ओम और ये है आपका 2 ओम। यहाँ पे आपने बैटरी लगा दी 10 वोल्ट की। अब जो करंट यहाँ से ये रीड करके बताएगा, और कितना रीड करके बताएगा, तो ये 3 ओम की वजह से नेट रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम, तो 10/5 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तुमने ये 5 एम्पियर मेजर करने के लिए इस गैल्वेनोमीटर को लगाया था, और गैल्वेनोमीटर कितना रीड करके बता रहा है? 2 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर रीड क्या कर रहा है? 2 एम्पियर। क्या जिसने गलत रीडिंग बताई? यस। लेकिन क्या सच में ये जो रीड कर सकता था उसके रीडिंग में एरर है? नहीं, इस गैल्वेनोमीटर के लगने की वजह से एरर आया है, सर्किट ही खराब कर दिया इसने। एरर असल में किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है वो तुम साफ साफ देख सकते हो। मान लो इसका रेजिस्टेंस होता 0.001 ओम, मतलब 2 + 0.01 ओम ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रेजिस्टेंस 2 ही रह जाता, तो करंट यहाँ पे 5 एम्पियर आता, ये मेजर करके बता देता। तो इसके मेजरमेंट में असल में गलती आ रहा है कि गैल्वेनोमीटर खुद ही खराब है। मेजरमेंट तो सही दे रहा है, जितना सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है उतना ही मेजर करके दे रहा है वो, लेकिन इसके लगने से सर्किट ही खराब हो गया। इतना बेकार इंस्ट्रूमेंट है ये, जहां लगता है सर्किट खराब कर देता है। कैसे सर्किट खराब हुआ सर? अरे भाई इतना रेजिस्टेंस लगा दोगे, ये गैल्वेनोमीटर सर्किट का वांटेड पार्ट है कि अनवांटेड पार्ट है? वांटेड है। चाहिए क्या सर्किट में? नहीं, बाहर से लगाया है करंट मेजर करने के लिए बस। ये सर्किट में इसका कोई काम नहीं था। तुम चाहते हो करंट मेजर कर ले, तो करंट मेजर करने के लिए तुमने बाहर से लगाया है, तो काम हो जाएगा तो हटा लोगे, काम हो जाएगा तो रहने देगा, गैल्वेनोमीटर लगा के छोड़ देगा क्या टीवी फ्रिज कूलर में? नहीं भाई, ये करंट मेजर करने का काम आता है। मतलब सर्किट का वांटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और इसके लगने से अगर सर्किट खराब हो जाए तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट फेंक दे, कोई काम का नहीं है। देखो ये एरर आ रहा है। तो कभी कभी ना ऐसा होता है कि तुमसे परसेंटेज एरर पूछते हैं, कितना रेजिस्टेंस, ये बैटरी, और इतना ओम का गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो परसेंटेज एरर क्या होगा? तो देखो कैसे निकालेंगे परसेंटेज एरर। गैल्वेनोमीटर जब लगा होगा तो रीडिंग निकाल लेंगे मेजर्ड, और गैल्वेनोमीटर हटा के रीडिंग निकाल लेंगे, वो होगा आपका ट्रू। परसेंटेज एरर आपने पढ़ा है, क्या होता है परसेंटेज एरर? परसेंटेज एरर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई 100। बताओ क्या होगा? मेजर्ड 2 - 5, ये तो होगा भाई बाई 5 मल्टीप्लाई 100, तो ये होगा 20 - 60%। देख भाई कितने का एरर आ रहा है? 60% का एरर आ रहा है साहब, 60% गलत रीडिंग बता रहा है। अब क्या करें? क्या इस गलती को दूर कर सकते हैं? थोड़ा सोचो। स्क्रीन पॉज करके लिख लो बेटा, स्क्रीन पॉज करके लिख लो, और साथ साथ में ये सोचो कि इस गलती को कैसे अपन मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसा क्या करे गैल्वेनोमीटर के साथ? गैल्वेनोमीटर फेंक के नया इंस्ट्रूमेंट बना ले क्या? नहीं। अब मैग्नेटिक फील्ड में जो टॉर्क लगता है उसका मैकेनिज्म से मुश्किल से बना है, इसको तो नहीं फेंक सकते। अब इसके साथ क्या करें? अपन ये लिख लिया ना, इसके साथ क्या करें कि जो एरर है वो मिनिमाइज हो जाए, 60% का जो एरर आ रहा था वो मिनिमाइज हो जाए। तो बताओ, गैल्वेनोमीटर के साथ दो दिक्कत, एरर दे रहा है और करंट भी ज़्यादा मेजर नहीं करता। ये दोनों दिक्कत एक ही चीज़ से रिजॉल्व हो जाएगा। तुम सोचो अच्छे से, ऐसा क्या करे कि दोनों दिक्कत एक ही साथ खत्म हो जाए? दोनों दिक्कत खत्म हो जाने को कहते हैं कन्वर्जन ऑफ, जो मैं काम करूंगा वो है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। जो करंट मेजर कर दे उसको कहते हैं एमीटर, जो करंट मेजर कर दे उसको कहते हैं एमीटर। गैल्वेनोमीटर भी तो करंट मेजर कर रहा था, तो क्या गैल्वेनोमीटर को मैं बोल सकता हूं बेकार एमीटर? यस, जो भी इंस्ट्रूमेंट करंट मेजर करने के लिए यूज होता है उसको हम एमीटर कहते हैं। तो गैल्वेनोमीटर भी तो यहां पे करंट मेजर कर रहा था, लेकिन ये बेकार एमीटर। तो कह सकते हो गैल्वेनोमीटर इज बेकार एमीटर, और बेकार एमीटर को बढ़िया एमीटर बनाऊंगा। यस, गैल्वेनोमीटर इटसेल्फ एमीटर, बट कैसा एमीटर? बेकार। उसको बढ़िया इंस्ट्रूमेंट कैसे बना सकते, बढ़िया एमीटर कैसे बना सकते हैं? बढ़िया एमीटर बनाने के लिए देखो बेटा, ये रहा तेरा गैल्वेनोमीटर। कुछ ऐसा करो कमाल कि दोनों एरर एक ही साथ खत्म हो जाए। सर क्या करें क्या करें? एक काम करो, तुम्हें मैंने समझाया था कि मान लो कि एक 1000 ओम का रेसिस्टेंस लगा है किसी सर्किट में। 1000 ओम, बड़ा भारी आदमी है ये, 1000 ओम का रेसिस्टेंस लेके बैठा है। अब इसकी औकात कम करने का कोई जुगाड़ है? इसको बिना हटाए? हाँ सर, बहुत बढ़िया जुगाड़ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 ओम लगा दो। अब इनकी औकात क्या रह गई? दोनों की मिलकी 1 ओम रह गई। मतलब 1000 ओम का रेसिस्टेंस के पीछे 1 ओम का लटकन लगा दो, 1 ओम का पैरेलल में लगा दो, इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो लेस देन 1 ओम आएगा।
किसी की औकात देखो कैसे कम की जाती है। तो तुम समझ गए ना क्या करना है? हाँ सर, क्या करना है? गैल्वेनोमीटर बड़ा इंस्ट्रूमेंट, यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है, इसके साथ एक संट जोड़ दो। अब जितना छोटा संट जोड़ोगे, इन दोनों को मिला के जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा उसी को हम कहते हैं एमीटर। तो देखो ये जो एमीटर बना है, उसका जो रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर, रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना होगा? रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है एमीटर, तो ये होगा GS बटा G प्लस S। ये जो आएगा वो लेस देन S आएगा, संट से भी छोटा आएगा। इसको क्या बोलते हैं? संट रेसिस्टेंस इज अ वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस, स्मॉल रेसिस्टेंस। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस आता है स्मॉलर का भी छोटा आता है। तो ये आएगा कहानी। देखो अब इसमें जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है वो IG जा सकता था, ये अकेला IG मेजर कर रहा था। अब जो करंट इसमें जाएगा साहब I जा रहा है। अब I में से IG इधर गया तो नीचे क्या गया? I माइनस IG। अब बच्चे बोलते हैं सर अभी भी तो जा तो IG रहा है, मेजर तो IG को करेगा। नहीं, इन दोनों को मिला के ये इस तरीके से कैलिब्रेट कराते हैं इसको कि भले इसमें जाएगा IG, अगर मुझे देखो इन दोनों की वैल्यू पता है, इसमें करंट मुझे पता है जा रहा है, तो नेट करंट तो मैं निकाल सकता हूँ ना। तो भले ही जाएगा IG, लेकिन इसका जो ऊपर में रीडिंग होगा वो I को शो करता है। मतलब अंदर इसमें जो जा रहा है, एमीटर में जो जा रहा है वो क्या जा रहा है? I। तो शो किसको करेगा? वो I को। तो रीडिंग अपन ने क्या ले लिया? I ले लिया। पहले क्या ले रहे थे? IG। अगर आप ऐसा मानो कि लेट I बराबर n टाइम्स ऑफ IG, ये मान रहा हूँ मैं, एज्यूम कर रहा हूँ, मतलब पहले करंट जा रहा था IG, अब जा रहा है n टाइम्स ऑफ IG, मतलब इसकी स्ट्रेंथ n टाइम्स हो गया, स्ट्रेंथ n टाइम्स बढ़ गया। अब ये ज़्यादा करंट मेजर कर रहा है, ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा, पहले से कंपेयर में ज़्यादा करंट मेजर कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये सेव भी रह गया। अच्छा, एरर भी कम हो गया। कैसे एरर कम हो गया? अब जो नेट मिला के रेसिस्टेंस आएगा एमीटर का, जो इस एमीटर को तुम सीरीज में लगाओगे, जहाँ पे तुम्हें करंट निकालना है उसके सीरीज में लगाओगे, तब तो रेसिस्टेंस इसकी बहुत कम होगी, तो बहुत बढ़िया बन गया। तो समझ में आया, ये वाली दो दिक्कत थी जिसको कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर से हमने ऐसे दूर किया। कैसे दूर किया? एक संट हमने लगा दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, विच इज कनेक्टेड, अ संट विच इज कनेक्टेड पैरेलल विथ galvanometer, which is connected parallel with a galvanometer। ठीक है, ammeter always connected in series with resistance या विथ ब्रांच विथ वायर, जहां पे करंट आपको निकालना, विथ रेसिस्टेंस वेयर करंट हैव टू कैलकुलेट, वेयर करंट हैव टू बी कैलकुलेट, वेयर करंट हैव टू कैलकुलेट। तो दो बातें याद रखिएगा। वैसे भी आपको पता है करंट मेजर करने के लिए पैरेलल में, सीरीज में जोड़ते हैं, तो एमीटर को कहां जोड़ेंगे? सीरीज में, ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज। और एमीटर बनाने के लिए संट को कहां जोड़ेंगे? पैरेलल विथ अ गैल्वेनोमीटर। आइए, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, तो क्या मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस संट? चाहे करंट कुछ भी जाइए तो होगा। अच्छा, ये अगर होगा तो यहां से आप लिख सकते हैं इसका पोटेंशियल ड्रॉप IG इंटू जी, और इस संट में होगा I माइनस IG इंटू एस। और आप जानते हैं कि आपने एज्यूम किया कि अगर ऐसा हो, एज्यूम नहीं करोगे तो इसको सॉल्व कर लो, यही है तुम्हारा सॉल्यूशन, मेन कंसेप्ट यही है, मेन कंसेप्ट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, तो यहाँ से IG पता है, देखो जो करंट मेजर करना है वो I है, जो गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट जा सकता था पहले वो IG है, G है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, तो संट यहाँ से निकाल लो, ठीक है ना। लेकिन हम आपको आसान बना के थ्योरी देते हैं। मान लिया कि n टाइम्स है, I इज n टाइम्स ऑफ IG, तो I को क्या रखोगे? n टाइम्स ऑफ IG। तो यहाँ से IG बाहर निकलेगा, तो ध्यान से देखिएगा, IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू, यहाँ पे रखोगे n टाइम्स ऑफ IG बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा आपका n माइनस 1 इंटू एस। यहाँ से ध्यान से देखिए, IG से IG कैंसिल हो गया, तो सर क्या देखना, जबरदस्त चीज़, S इज इक्वल टू G बटा n माइनस 1, और ये क्या होना चाहिए? रटा हुआ। बहुत कम टाइम में ऐसा लिखता हूँ, लेकिन जहाँ लिखूंगा वो रटा हुआ होना चाहिए। मतलब ये हुआ
कि तुम कुछ भी मत रटो, पहले करंट मेजर कर रहा था उससे कितना गुना ज़्यादा कर रहा है वो n है, तो शंट की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो S इज इक्वल टू G/n-1। इसका लॉजिक भी देखो, लॉजिक भी समझना, बहुत ज़बरदस्त लॉजिक है कि अगर n 1 है, n क्या है 1 है, मतलब मैं उतना ही करंट मेजर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 1 - 1 0, S इन्फाइनाइट हो गया, तो इसके पैरेलल में इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस लगा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों का R इक्विवेलेंट G के पास आएगा। बेटा सुनना, ये इन्फाइनाइट ये G पैरेलल कॉम्बिनेशन छोटे वाले के पास रहता है, G के पास रहेगा, और ये पैरेलल में इसका रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि इसमें करंट जाएगा नहीं, तो सारा करंट इससे जाएगा, मतलब ही नहीं हुआ। दूसरी बात, इसमें एक और फायदा है, मान लो कि n इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, स्ट्रेंथ 1000 टाइम्स 100 टाइम्स बढ़ गया। ये फॉर्मूला तभी काम आएगा जब स्ट्रेंथ डबल ट्रिपल 10 टाइम्स 20 टाइम्स बढ़ रहा है, लेकिन अगर स्ट्रेंथ 100 टाइम्स बढ़ेगा तो 100 में से एक घटा भी लोगे तो क्या फर्क पड़ता है। मतलब शंट इज इक्वल टू G/n, देखो क्या बना दिया मैंने, ये देखो फॉर्मूला क्या था, ये था क्या कंसेप्ट था, क्या फॉर्मूला था, और ये मैंने क्या बना दिया, S बराबर G/n। और आपको जान के सर्च होगा 90% केस में यही फॉर्मूला यूज होगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। कैसे डायरेक्ट आंसर आएगा, क्वेश्चन कराता हूँ, देख क्वेश्चन कराता हूँ। इफ गैल्वेनोमीटर of 50 ohm resistance used to measure 25 milliampere, then find shunt required to measure. If galvanometer of 50 ohm resistance is used to measure 25 milliampere current, then find shunt required to measure 1 ampere current. 1 ampere current मुझे मेजर करना है। इसलिए शंट क्या होगा, सुनो ध्यान से, मुझे करंट कितना मेजर करना है 1 एम्पियर, और पहले मैं कितना मेजर कर पा रहा था 25 मिली एम्पियर। तो n क्या होगा, n क्या होता है, कितना गुना, ये फाइनल ये इनिशियल, इससे डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, तो मिल ये ऊपर जाके थाउजेंड्स हो जाएगा, तो 1000/25 तो क्या हो गया 40। 40 इज वेरी हाई इन कंपेयर टू 1, तो डायरेक्ट यहाँ पे शंट लिख सकते हैं आप। देखिए शंट इज इक्वल टू क्या होगा, शंट इज इक्वल टू होगा G, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बताइए 50। अरे भाई ये देखो ना, ये मिली है, 1 एम्पियर, एम्पियर से एम्पियर कटेगा, ये मिली है, मिली जाएगा ऊपर, तो ऊपर क्या चला जाएगा 1000, 1000/25 क्या आएगा, देखो ये 40 आ जाएगा, तो 50 डिवाइडेड बाई 40। अब 50 डिवाइडेड बाई तुम 40 - 1 करो 39 या 40 एक ही बात है, ये कैंसिल हो गया, तो बताओ क्या हो जाएगा 1.25 ओम। इस 1.25 ओम का शंट लगा दो। समझ में आया कि नहीं आया, ज़बरदस्त तरीका। तो बताओ बेटा, कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज एरर का भी फॉर्मूला याद रखना, परसेंटेज एरर पूछा जाता है, कैसे करेंगे, मान लो गैल्वेनोमीटर ये लगाया, मीटर भी लगाया, गैल्वेनोमीटर कुछ भी लगाया, बोलेगा इसका परसेंटेज एरर बताओ रीडिंग में, तो क्या करोगे, इसको लगा के एक बार मेजर्ड वैल्यू निकालोगे और इसको हटा के ट्रू निकाल लोगे, फिर मेजर्ड -2/2 × 100। क्लियर है, कंप्लीट डिस्कशन ऑफ एमीटर, कंप्लीट डिस्कशन ऑफ एमीटर। एक मिनट और, आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, आइडियल एमीटर 0। ये क्या बात बता दी यार, हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो तुम लगाओगे एमीटर इसको मेजर करने के लिए, तो तुम चाहते हो सर्किट खराब ना हो, और सर्किट तभी खराब नहीं होगा जब जो एमीटर यहाँ पे लगाओगे उसकी रेजिस्टेंस क्या हो 0 हो, तभी तो सर्किट खराब नहीं होगा, नहीं तो सर्किट तो खराब हो ही रहा है। सर्किट किससे खराब हो रहा है, जो ये रेजिस्टेंस लेके आ रहा है ना, उसी से सर्किट खराब हो रहा था, तो इसकी रेजिस्टेंस 0 हो तो बहुत बढ़िया, आइडियल हो गया। और एक्चुअल में क्या होता है, तो ऐसा एमीटर जिसका रेजिस्टेंस कम हो वो बढ़िया एमीटर है, और 0 हो जाए मतलब तो आइडियल हो गया। स्क्रीन पॉज करिए, अच्छे से लिखिए, स्क्रीन पॉज करिए बढ़िया से बेटा। Next is voltmeter. Instrument which is used to measure voltage is called voltmeter. अब देखना भाई, एक वोल्टमीटर पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गैल्वेनोमीटर से वोल्टेज क्यों नहीं मेजर करते हैं, है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है, तब आपको वोल्टमीटर का कंसेप्ट समझ में आएगा। देखो फटाफट देखते अपन, मान लीजिए ये 2 ओम है बेटा, ये 3 ओम है, यहाँ पे बैटरी लगा दिया 10 वोल्ट का। अब इसके क्रॉस मुझे वोल्टेज मेजर करना है, मेरा ऑब्जर्वेशन किस पे लेना है 3 ओम, 10 वोल्ट की बैटरी। तो बताओ करंट कितना फ्लो करेगा, 10, 3 और 2 5, 2 एम्पियर सर, वाह यार बहुत बढ़िया। इसके क्रॉस वोल्टेज बोलो, वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम, V बराबर IR 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट तो ये मेरा थ्योरेटिकल रिजल्ट है, 6 वोल्ट फ्लो कर 6 वोल्ट होगा ही नहीं होगा वो तो मुझे पता ही नहीं, तो थ्योरेटिकल है।
क्या पक्का 6 वोल्ट होगा? वो तो देखना पड़ेगा सर। कैसे देखेंगे? तो यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा, छू के थोड़ी ना देखेगा 6 वोल्ट आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट लगाओगे। अब वोल्टेज मेजर करने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट कैसे लगाएंगे? पैरेलल, क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, वोल्टेज यहाँ पे क्या है, उसको मेजर करने के लिए पैरेलल में इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे। तो मान ले तुमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। क्या लगाया तुमने? गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर लगाया तुमने, और गैल्वेनोमीटर तुम्हें पता ही है कि गैल्वेनोमीटर बेकार होता है। तो इसका जो रेसिस्टेंस है जी वो है 3 ओम, और ये 6 ओम चल, और खुद था ये 3 ओम, यहाँ पे है 2 ओम, और बैटरी 10 वोल्ट का। ये तो रीडिंग बताएगा। अब ये रीडिंग कितना मेजर करके बताएगा? तो ढंग से सुनना, 6 और 3 हो जाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3 2 2 + 2 4। तो जो करंट आएगा वो आएगा 10/4। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो निकालने के लिए आपने अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला हुआ है तो आपको करंट डिवाइड करने की जरूरत नहीं। इसके क्रॉस पोटेंशियल, इसके क्रॉस पोटेंशियल, या दोनों मिला के पोटेंशियल तो सेम होगा। तो पोटेंशियल क्या आने वाला है? तो जितना करंट नेट जाएगा ये I 10/4, और यहाँ का रेजिस्टेंस 2। तो बताओ कितना हो गया? 5 वोल्ट। अरे यार, इन दोनों का मेन रेजिस्टेंस कितना हो गया कैलकुलेट करके? आर इक्विवेलेंट तो 6 लो, 6 ओम और 3 ओम 2 ओम, और नेट करंट कितना आ रहा है? 10/4। 10/4 × 2 ओम। ये नेट इसका पोटेंशियल या इसका पोटेंशियल है, दोनों का नेट पैरेलल पोटेंशियल सेम ही आएगा। तो 6 कितना वोल्ट आ गया? 5 वोल्ट। एरर कितना होगा इसके रीडिंग में? तो परसेंटेज एरर मैंने आपको सिखाया था। बताओ, ट्रू वैल्यू बोलो, मेजर्ड वैल्यू बोलो पहले 5, ट्रू बोलो 6/6 × 100। ये होता है। ये आ गया तुम्हारा परसेंटेज एरर, जो भी आएगा सॉल्व करके परसेंटेज एरर निकालना आ गया। तो बताओ, गैल्वेनोमीटर बढ़िया हुआ या बेकार है? क्या गैल्वेनोमीटर यहाँ पे वोल्ट मीटर का काम कर रहा है? हाँ, तो है तो बेकार। अब ऐसा मैं क्या करूं कि ये गैल्वेनोमीटर बढ़िया वोल्ट मीटर हो जाए? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। क्या गैल्वेनोमीटर भी वोल्ट मीटर जैसा यूज हो रहा था? हाँ, लेकिन ये क्या होगा? ये होगा सर बेकार वोल्ट मीटर। ये क्या होगा? बेकार वोल्ट मीटर। अब क्या करें? तो दिक्कत क्या थी, चलो बताओ। दिक्कत ये थी कि रेसिस्टेंस को कम कर रहा था, क्योंकि पैरेलल में कोई भी चीज़ जुड़ेगा, पहले ये था इफेक्टिव 3, अब ये इफेक्टिव कितना आ रहा है? तो 6 और 3 2 आ रहा है। मतलब इसका काम उल्टा हो रहा है, रेसिस्टेंस को कम कर दे रहा है ये। अच्छा, तो नेट करंट क्या हो जाता है? बढ़ जा रहा है। नेट करंट बढ़ने से यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस कम हो गया तो पोटेंशियल ड्रॉप कम हो गया। पहले यहाँ पे कितना था? 6 वोल्ट था, देखो 6 वोल्ट था, अब क्या हो रहा है? 5 वोल्ट। कारण समझ में आया? पहले देखो, बेसिक फिजिक्स नहीं समझोगे ना तो चीज़ें रखने से कुछ नहीं होगा। समझो, कारण समझो। ये क्या कर रहा है? पैरेलल में आ रहा है। पैरेलल में आने से नेट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? कम। तो क्या किया जाए? तो यहाँ पे जितना कम लगाओगे नेट रेजिस्टेंस उतना कम आएगा। मान लो यहाँ पे तुम 1 लगाते हो, तो या मान लो यहाँ पे 3 लगाते हो, तो 3 क्या आता है? 1.5। तो इसके कम होने से नेट रेजिस्टेंस कम आएगा। इसको बहुत हाई कर दो, तुम्हें पता है इसको जितना ज़्यादा करोगे आर इक्विवेलेंट उतना 3 ओम के पास आएगा, और इसको जितना कम करोगे आर इक्विवेलेंट उतना 3 ओम से दूर जाएगा। एक्सपेरिमेंटली थोड़ा सोचो, अच्छे से कूल माइंड होकर सोचो। मान लो ये 600 ओम है, 3 ओम और 600 ओम का आर इक्विवेलेंट निकालो, 3 ओम के पास आएगा। मान लो ये 1000 ओम है, तो 1000 ओम 3 ओम का आर इक्विवेलेंट निकालो तो ये इसी के पास आएगा। अच्छा, मतलब ये हाई होना चाहिए। और दूसरा, अगर मैं इसका रेसिस्टेंस बहुत हाई बना देता हूं तो मुझे एक और फायदा है। क्या? अभी देखो, यहाँ जो करंट आ रहा था, क्या इसमें जाएगा x तो इसमें जाएगा 2x, मतलब एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट इसमें डेविएट हो गया था। क्यों डेविएट हो गया था? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है और रेसिस्टेंस कंपेरेबल है, तो करंट तो डेविएट होगा। करंट डेविएट होने से तो पोटेंशियल खराब हुआ यहाँ का। तो तुम इसको ऐसा करो कि इसको लगाओ और जो मेन करंट इससे जाए भी ना, तो तभी पॉसिबल है जब इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, बहुत हाई हो। मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है उससे करंट कम जाता है, और जिसमें कम रेजिस्टेंस उसमें करंट ज़्यादा। तो 3 ओम के कंपेयर में इसको 3000 लगा दो। तो यहाँ पे जब 3000 यूज़ करोगे तो तुम्हारा दोनों पर्पस सॉल्व हो गया। ध्यान से सुनना, 3000 यूज़ करोगे तो जो आर इक्विवेलेंट हो 3 ही आएगा। निकाल ले, निकाल के देख, निकाल के देखो, इसको समझ में आएगा, समझ में आएगी नहीं है? तो इनका आर इक्विवेलेंट बोलो क्या होगा? 3000 रखूंगा तो 3 ओम के पास आएगा, और 3000 होने से जो करंट पहले जाए इसमें जा रहा था बाद में वही जाएगा। वाह यार, जबरदस्त। मतलब ये था मेरा गैल्वेनोमीटर।
जिसका रेसिस्टेंस है G और उसमें करंट जा रहा है IG। अब मैंने इसके साथ सीरीज में एक हाई शंट जोड़ दिया, हाई रेसिस्टेंस जोड़ दिया, तभी तो ये मान लो ये 6 ओम का गैल्वेनोमीटर था तो इस हाई जोड़ दिया, तभी तो ये बड़ा रेजिस्टेंस हो गया। और बड़ा रेजिस्टेंस होने से जब इसको पैरेलल में जोड़ूंगा तो इस पर कोई फर्क नहीं डालेगा, और जो मेन करंट होगा उससे उसका कोई डेविएशन ऊपर नहीं होगा। तो IG जा रहा था तो बाद में IG जाएगा। वाह यार। अब यहां पे मान लीजिए कि नेट पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे जो होगा वो आपका वोल्ट मीटर है, ये आपका वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा? वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस होगा G प्लस H, और ये वेरी हाई है। अगर आइडियल की बात करें, आइडियल की बात करें तो इनफाइनाइट होना चाहिए। आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। चलिए देखिए, तो ये वोल्टेज भी है। पहले जब ये अकेला था तो क्या मेजर कर रहा था? VG। और जब ये साथ मिल गया तो क्या मेजर कर रहा था? क्या कर रहा है? V। तो आप मान सकते हैं कि V इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ VG। ये अपन ने एज्यूम किया है कि पहले अकेला मेजर कर रहा था VG और बाद में मेजर कर रहा है V, जो कि n टाइम्स है। अब देखिए दोनों से करंट सेम जा रहा है, करंट तो दोनों से सेम ही जा रहा है, IG जा रहा है। तो करंट बराबर क्या होता है? पोटेंशियल बटा रेजिस्टेंस। इसका पोटेंशियल बोलिए VG बटा रेजिस्टेंस G इज इक्वल टू, इसका पोटेंशियल बोलिए नेट पोटेंशियल बोलिए दोनों का, या इसका पोटेंशियल बोल दीजिए, कोई खास बात नहीं, इसमें करंट वही जा रहा है तो I/S बोल सकते हैं, सॉरी IG बाई क्या बोल सकते हैं अपन? करंट इज इक्वल टू वोल्टेज, वोल्टेज तो अपन V लिखो ना, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज V, अरे यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज ले लिया V, तो करंट बड़ा होता है वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। तो ये दोनों रेजिस्टेंस ले लो G प्लस, कोई खास बात नहीं है। और तुमने अभी बोला था कि V को बोलेंगे अपन NVG, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? NVG। तो VG बटा G इज इक्वल टू NVG बटा G प्लस S। अरे n गुना टाइम्स बना, तो VG से VG कैंसिल हो गया। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ध्यान से देखना एक बार, ये G उधर जाएगा, ये आएगा आपका NG प्लस S, NG प्लस S इज इक्वल टू सिंपल G, ठीक है ना। तो S रहने दो, N इंटू S रहने दो, कुछ गलत तो नहीं कर रहे अपन। अरे NG आ रहा है, उधर जा रहा है, अरे रामलाल, N तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। अब G को उधर भेज दो, तो S इज इक्वल टू G को उधर भेजोगे तो GN माइनस G बाहर आ जाएगा, N-1। और एक ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा यहाँ से कि तुमको आ जाएगा मज़ा, यहीं पे मोक्ष मिल जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद दुनिया ख़त्म, यहीं पे मोक्ष मिलने वाला है तुम्हें। ध्यान से सुन, क्या बात हुई थी? एमीटर के लिए रेजिस्टेंस कम, और रेजिस्टेंस कम कैसे होगा? जब गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कुछ नंबर से डिवाइड करोगे। हाँ, तो वहाँ पे क्या था? S इज इक्वल टू G बटा N-1। और वोल्ट मीटर मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा, रेजिस्टेंस तभी ज़्यादा होगा जब मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो S बराबर G इंटू N-1, फैक्टर वही बन रहा है मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। समझ में आएगी नहीं है? देखो, तो S बराबर यहाँ पे G इंटू N हो जाएगा क्या? जब N बहुत 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 बड़ा हो, और जनरली ये बहुत 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 बड़ा ही होता है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, वोल्ट मीटर ऑलवेज connected in parallel where voltage have to calculate। जहां पे वोल्टेज आपको कैलकुलेट करना है उसके साथ कैसे जोड़ेंगे? पैरेलल। और शंट कनेक्टेड इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर। विथ क्या होगा? गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये रहा कहानी। फटाफट स्क्रीन पॉज करके लिखिए, फटाफट स्क्रीन पॉज करके लिखिए। अब सुनिए, अब सुनिए, गैल्वेनोमीटर से तो आपने एमीटर बनाया, हाँ सर बनाया। वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर से आपने वोल्ट मीटर ही बनाया। कैसे बनाते हैं? तो अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर है, उसके साथ सीरीज में अगर छोटा शंट जोड़ेंगे, क्या स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, तो ये होगा एमीटर। और मान लीजिए अगर गैल्वेनोमीटर है, उसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, तो ये होगा वोल्ट मीटर। अब मान लो मैंने वोल्ट मीटर बनाया, बढ़िया वोल्ट मीटर बनाया, लेकिन वोल्ट मीटर में मज़ा नहीं आया। मान लो 10 वोल्ट मेजर कर रहा है, मैंने एक वोल्ट मीटर बनाया, 10 वोल्ट मेजर कर रहा है। अब मुझे इसकी रेंज बढ़ानी है, तो रेंज कैसे बढ़ता है? शंट की वैल्यू बढ़ा के। तो यहां पे
जैसे मान लो यहाँ पे 5 ओम का तूने शंट जोड़ा था, तो एक 50 ओम का शंट और जोड़ दे। सीरीज में जितना ज़्यादा शंट बढ़ाते जाओगे, क्या रेंज बढ़ता जाएगा? रेंज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। देखो इसका रेंज बढ़ाना है तो बहुत छोटा रेजिस्टेंस जोड़ोगे। तो एक बेकार एमीटर से अच्छा एमीटर कैसे बनता है? तो देखो जैसे एक गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना था, तो एक बेकार एमीटर से एमीटर भी बनता है। सवाल हमेशा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर नहीं होता है। ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन हमेशा गैल्वेनोमीटर टू एमीटर नहीं होता है, क्वेश्चन एमीटर टू एमीटर भी होता है। तो एक बेकार एमीटर मतलब इन दोनों का रेसिस्टेंस मान लो कुछ एक्स है, मुझे इसकी क्षमता n गुना बढ़ाना है। तो यहां पे जो नया शंट जोड़ूंगा, ध्यान से देखना, अगर इसकी रीडिंग रेंज क्या है, रेंज क्या है, x है, इन दोनों का मिला के रेंज क्या है, x है। अब मुझे इसका रेंज n टाइम्स बढ़ाना है, तो क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा कि एक छोटा सा रेसिस्टेंस s डैश जोड़ूंगा, और s डैश की वैल्यू जो होगी रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर डिवाइडेड बाई n-1 होगा। तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? बताओ। यहां पे मान लो इन दोनों का मिला के रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। मुझे और बढ़िया वोल्ट मीटर बनाना है, तो मैं यहाँ पे एस डैश जोड़ दूंगा सीरीज में, और एस डैश की जो वैल्यू होगी कितनी होगी? एस डैश की वैल्यू होगी आर ऑफ वोल्ट मीटर इंटू n-1। जितना गुना बढ़ाना है उतना गुना। अच्छा, एक चीज और जबरदस्त बताता हूँ। मान लो कि ये गैल्वेनोमीटर है, एक शंट जोड़ा हुआ तूने, मान लो ये 2 ओम था और ये 200 ओम है। बताओ क्या है ये, एमीटर है कि वोल्ट मीटर है? अरे भाई एमीटर है या वोल्ट मीटर है? तो देख के बोलोगे सर वोल्ट मीटर है, सीरीज में जोड़ा है। अच्छा, मुझे वोल्ट मीटर से एमीटर बनाना है। सर वोल्ट मीटर से एमीटर बनाने का क्या मतलब है? आप तो गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना ना, मुझे तो वोल्ट मीटर से एमीटर बनाना है। ये वोल्ट मीटर है ना, मुझे एमीटर बनाना है। अब क्या करूं मैं? अब देखना जबरदस्त बात, यहां पे शंट जोड़ दो सर, ये एस डैश, और एस डैश की वैल्यू रखो 0.001 ओम। एक जबरदस्त एमीटर बना, जबरदस्त एमीटर बना, क्योंकि इन दोनों का पैरेलल में जोड़ोगे तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? इससे भी छोटा। इस 200 ओम से जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में देख आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। मेरी बात सुन, ये क्या था? वोल्ट मीटर था। अब सुनना ढंग से, क्या आर इक्विवेलेंट बड़े वाले के पास होता है कि छोटे से भी कम होता है? तो इससे भी कम आएगा। इन दोनों को जोड़ लो सीरीज में, उसके साथ इसका पैरेलल करो, जो आर इक्विवेलेंट आएगा एकदम इससे पास आ जाएगा। मतलब इसके लगे होने ना लगे होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक जबरदस्त करके देख लेना तुम। 2 ओम और इसको पैरेलल में जोड़ दो, और 202 ओम और इसको पैरेलल में जोड़ दो, जो आर इक्विवेलेंट आएगा इससे छोटा ही आएगा, और जस्ट इसके कम आएगा, जस्ट इससे कम आएगा। मतलब अगर एक बढ़िया वोल्ट मीटर बना है तो उसको गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करके एमीटर बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप वोल्ट मीटर से एमीटर बना सकते हो। अब तुम्हारा मूड चेंज हो गया, नहीं यार बढ़िया तो है लेकिन मुझे ना बढ़िया वोल्ट मीटर चाहिए। कुछ मत कर, कुछ मत कर, ये तेरा बढ़िया मीटर था ना, इसके साथ तू जोड़ दे 10,000 ओम। अब 10,000 ओम जैसे तूने जोड़ा, इसको हटाने की कोई जरूरत नहीं है भाई। एक जबरदस्त वोल्ट मीटर है तेरे पास, एक जबरदस्त वोल्ट मीटर है, जोरदार वोल्ट मीटर बन गया तेरे पास। कंसेप्ट समझ आ रहा होगा ना, तो मजा आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूं। सारा खेल किसका है? पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ने का और सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ने का। सुन, ये नहीं था, ये अगर नहीं है, ठीक है ना, तो इसको तूने जोड़ा तो नेट रेजिस्टेंस बोल कितना होगा? 10,000, तो 10,200 आ जाएगा, 10,200 आ जाएगा। अब ये है, तो अभी तो इसको जोड़ेगा तो ये एक टर्म बनेगा जो कि इससे कम होगा, इसको तू ऐड कर रहा है इसमें, तो एक बहुत बड़े नंबर में इसको ऐड करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से यहां तक जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 10,000 आएगा। तो पहले क्या था? पहले था 10,200, अब क्या है? 10,000। 10,000 तो बहुत बड़ा ही नंबर हुआ ना, तो इसको हटाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। मतलब एक अच्छे गैल्वेनोमीटर में से एक अच्छा वोल्ट मीटर। अब सुन, अब तेरा मन करता है कि ना, नहीं सर नहीं, एक बढ़िया एमीटर, बहुत जबरदस्त एमीटर बनाओ, यहीं से जोड़ दे, ले जबरदस्त। S इज इक्वल टू 0.000000001। इससे जबरदस्त एमीटर क्या होगा आप बता। अब यहाँ से 10,000 ये रहने दे, 10,000 हटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक जबरदस्त एमीटर हो गया। तुम्हें फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वोल्ट मीटर एमीटर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए।